सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार और विश्व रेडियो दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, और रेडियो दिवस पर कितने सभी सारे श्रोता जो हैं और हम सभी कितने उत्साहित हैं, क्योंकि रेडियो है ही ऐसा एक माध्यम, है ही एक ऐसा माध्यम, बहुत सरल, सुलभ और बिना किसी नुकसान के हम तक बड़ी प्रामाणिक जानकारी पहुंचाता है। तो कह सकते हैं ना कि ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम समारोह जैसा लग रहा है और हर तरफ धूम मची हुई है, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली मन की बात में ही स्पष्ट कर दिया था कि क्यों उन्हें रेडियो माध्यम इतना प्रिय है। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब के घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बुआ, आज तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास दिन है, क्योंकि रेडियो दिवस है और हम रेडियो से ही बातें कर रहे हैं, सबसे रेडियो से बातें कर रहे हैं, रेडियो के श्रोताओं से बातें कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। तो ये भी बता दें पहले कि आज हम और किन किन विषयों पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आज हम बातें करने वाले हैं सखी विशेष में। पहले तो विश्व रेडियो दिवस है तो उसकी बात होगी, और उसके अलावा विश्व मिर्गी रोकथाम दिवस भी है, इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं, एक जानकारी देंगे जी। और सखी विशेष में आज हम सरोजनी नायडू के साहित्यिक परिचय के बारे में बातें करने वाले हैं, और धारावाहिक चित्रलेखा हम हाजिर हैं। और फिर यूं ही हम कार्यक्रम सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और जब मुस्कुराएं तो हमारे दांत चमकते रहें, इसकी जो चमक है बरकरार रहे, इसके बारे में बात करेंगे। और चित्रलेखा की आज अंतिम कड़ी है बुआ जी, ऐसा तो आज तो बिल्कुल जो क्या होना है ये सोचने के हम काफी उत्साहित है, क्योंकि बस कहाँ तक पहुंच गई कहानी, क्योंकि जब तक अंत तक पहुंचती जाती है तो एक रोचकता बनी रहती है, एक सस्पेंस बना रहता है कि क्या अंत होगा। और ये तो ऐसे पाप और पुण्य के बीच की कहानी है कि उसको समझना वाकई बहुत मज़ेदार है, जानकारी परक ये कहानी है। लेकिन जानकारी इस बात की भी हम देंगे आज कि भाई साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी की तारीख को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, और 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इसे स्वीकार किया, और 2012 से इस दिन को मनाया जाने लगा, है ना, तय किया गया और मनाया जाने लगा। क्योंकि भाई रेडियो जो है बड़ा, हमने जैसे पहले कहा ना, बड़ा सरल साधन है। हाँ, और लंबे समय से हम सभी रेडियो के साथ जुड़े हैं। और अगर आज के थीम की हम बात करें, आज के दिन की, तो रेडियो और शांति इस वर्ष आज के दिन की ये थीम है। और हम सभी जानते हैं कि रेडियो के माध्यम से विश्व शांति का संदेश वृहद रूप से प्रसारित होता है, और आगे भी ये संदेश जरूर प्रसारित करता रहेगा रेडियो। और अगर माने बुआ जी तो संचार के अन्य साधनों की तुलना में रेडियो को हमेशा भरोसेमंद और सकारात्मक सूचना पहुंचाने का साधन माना गया है। जी हाँ, रेडियो के जरिए मीलों दूर दराज तक के क्षेत्रों में हम सुगमता से पहुंचते हैं, और यही कारण है कि जो हमारे देश की आज़ादी का संदेश हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश हो, रेडियो इन ऐतिहासिक पलों का भी साक्षी बना है। बिल्कुल, और खास तौर पर अगर हम बात करें कोरोना काल की, हाँ, जो अभी गुजरा है ना, तो उस दौरान रेडियो को एक विश्वासजनक सूचना के साधन के तौर पर देखा गया। जब जो भी सूचनाएं पहुंचाई गई, इसमें लोगों को परेशान, हताश, निराश न होने का जो संदेश पहुंचाया गया और सही जानकारी पहुंचाई गई,
और साथ ही मनोरंजन भी किया गया। और मनोरंजन ऐसे समय में बहुत आवश्यक था जबकि लोग घर में थे, बहुत सारी जो सेवाएं थी वो ठप पड़ चुकी थी। ऐसे में रेडियो ने अपनी भूमिका निभाई और लोगों को एक राहत दी, कह सकते हैं। बहुत हद तक राहत तो मिली। कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे मन को शांत रखना है और कैसे जानकारी भी अद्यतन मिलती रहे, बिल्कुल जो मतलब कहते हैं ना लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, वो सब रेडियो के माध्यम से आपको मिली, हमें मिली। तो जाहिर है कि 13 फरवरी को ये तारीख जब तय की गई तो 1946 में 13 फरवरी की तारीख को पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था, इसलिए इस दिन को तय किया गया। और फिर जाहिर है कि इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी घोषणा कर दी और हम मनाने लगे इसे। तो विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुना जाए। अरे वाह। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा,
मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज। तो इस तरह से जब बात हो रही है प्यारी बुआ, तो हमारे एक साथी ने लिख भेजी है अपने मन की बात। वो कह रही हैं कि आज तो मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प हैं, पर हमारे बचपन में आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, विविध भारती और एक लोकप्रिय विदेशी प्रसारण जिसमें प्रायोजित गीतों का प्रोग्राम और समाचार के लिए विदेशी ब्रॉडकास्टिंग विभाग के हिंदी कार्यक्रम को सुनना होता था और सभी बड़े चाव से सुनते थे। आजकल तो रेडियो की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, एक से बढ़कर एक कई एफएम चैनल्स और सभी अपने पसंदीदा आरजे को सुनना पसंद करते हैं, पर हमको तो प्यारी है हमारी विविध भारती, पंचरंगी सुरीली धड़कन। क्या बात है भाई। पुराने और नए रेडियो की बात आई तो हमारे एक साथी ने ये भी साझा किया कि साल 1960 बचपन से लेकर अभी तक का संगीत साथी रेडियो है। तो टेबल ट्रांजिस्टर है, इन्होंने कंपनी का नाम लिखा है, जो 9 वोल्ट ट्राई बैटरी से चलता है, जो साल 1963 से लेकर अभी तक वर्किंग कंडीशन में मेरे पास है। इसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव मिलाकर 3 बैंड हैं। उस वक्त रेडियो के लाइसेंस ज़रूरी होता था। सालाना ₹15 फीस हुआ करती थी, जो साल 1985 तक चालू थी। समय पर रिव्यू न दे करने पर दंड भी लिया जाता था। इस रेडियो में एफएम की सुविधा न होने पर अब दूसरा पोर्टेबल ट्रांजिस्टर लिया है, वो भी उसी कंपनी का है। इसमें मीडियम, शॉर्ट वेव और एफएम भी है, ज़्यादातर वही सुनता हूँ। तीसरा जो है वो चार्जेबल बैटरी वाला है, एफएम और पेन ड्राइव के साथ। स्टीरियोफोनिक साउंड वाला रेडियो है, वो भी सुनता हूँ, सुनने में मज़ा आता है। पिछले कुछ साल से विविध भारती ने शॉर्ट वेव प्रसारण बंद कर दिया है, तो ये टेबल ट्रांजिस्टर अब सिर्फ एंटीक पीस की तरह पुरानी यादों के साथ जुड़ा हुआ है, उसे संभाल कर रखा है। याद करता हूँ कि विविध भारती और रेडियो सिलोन सुनने के लिए उस रेडियो का भी एक ज़माना था, सहारा हुआ करता था। बचपन से लेकर अभी तक, इस ढलती उम्र तक विविध भारती के संग यही साथी और सहारा है और आगे भी रहेगा। और इन्होंने वही गाना लिखा है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने कहाँ चला जाता है। तो ये ऐसा लगता ही है जब रेडियो सुनते हैं। हमारी एक और साथी हैं जिनसे रेडियो किसी वजह से थोड़े दिनों के लिए दूर हो गया था। वो कहती है, मैं परिवार की जवाबदारी की वजह से शादी करने के बाद 13 साल ससुराल में रही। अच्छा। सास को पसंद नहीं था रेडियो सुनना, मैं रेडियो चलाती और वो इधर से उधर आकर बस एक ही बटन घुमाती जिससे बंद हो जाता था। मन महसूस कर रह जाती थी। उसके बाद जब मेरे पतिदेव के साथ पहली बार किसी पार्टी में शामिल हुई जहां उनकी नौकरी थी, तो स्टाफ के मेंबर्स की फरमाइश पर पहला गाना गाया था। मुकेश जी का गाया हुआ, लेकिन मुझे पसंद था। सारंगा फिल्म का ये गाना उन्होंने गाया, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। क्या तो बात है। रेडियो दिवस पर उन्होंने विशेष रूप से अपनी याद साझा की। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे और भी साथी लिख रहे हैं। ऐसा यंत्र है जिसमें विविध भारती है और विविध भारती ही एक ऐसा स्टेशन है जहां हमें पुराने से पुराने गाने सुनने को मिलते हैं। और मतलब बहुत सारी बातें हमारे सभी साथियों ने अलग अलग ढंग से लिखी है। किसी ने तो बताया है कि भाई देखिए आप, हमारा प्रोफाइल उसमें ट्रांजिस्टर बना हुआ है। तो ये है आपकी मोहब्बत, अच्छा लगता है सुनकर और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो जानकारी हम देते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी प्रामाणिक जानकारी हो, जिससे कि कहीं कोई भटकाव की स्थिति ना हो, कोई भ्रम की स्थिति ना हो। और भ्रम की स्थिति की बात आती है तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हुई हैं नेहा बिटिया कि जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं लोगों के मन में, और उसी तरह से लोग इलाज करते रहे और मरीज जो है वो परेशान होता रहा। बिल्कुल, खास तौर से अगर हम बात करें तो मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसे लेकर बहुत सारी भ्रांतियां रहीं। लोगों को लगता था कि ये किसी तरह से ऊपरी बाधा है या भूत प्रेत का साया है या छुआछूत की बीमारी की तरह से देखा जाता था कई बार। तो जिसे भी मिर्गी होती, दौरे पड़ते तो उन्हें एकदम अलग थलग कर दिया जाता था अक्सर। बिल्कुल। तो और उनका इलाज तो कराना बहुत दूर की बात है, उनसे मिलना जुलना, उनसे बातें करना भी बिल्कुल सही नहीं समझा जाता था। सच बात है कि जब मान ही लेते थे कि ऊपरी बाधा है तो फिर उसका इलाज भी उसी ढंग से करते थे और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं स्थिति और बिगड़ती चली जाती थी और सामाजिक रूप से उसकी पूरी तरह से उसका बहिष्कार हो जाता था। बिल्कुल। तो इस बारे में एक छोटा सा संदेश हम सुन लें। जी। तो मिर्गी एक आम बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, ये कोई भूत प्रेत की बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये संदेश ले जाएं कि इसकी बहुत अच्छी से इलाज हो सकती है। आप बहुत नॉर्मल लाइफ जीने की चांसेस बहुत हाई है अगर आप करेक्ट डॉक्टर्स के पास जाइएगा और रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे। दवाई टाइम पे लेना है, बिल्कुल मिस नहीं करें। नींद पे ध्यान दें,
एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा एंड यू कैन लीड नॉर्मल लाइफ्स। 30% लोग जिनकी बहुत डिफिकल्ट एपिलेप्सी है उनके लिए भी आधुनिक अभी तरीके हैं जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होती हैं, तो आप उसकी जानकारी निकालें और ऐसे सेंटर्स में जाएं, क्योंकि अगर हमने पूरी तरह से उसकी आधुनिक तरीकों से डायग्नोसिस करी तो आधुनिक ट्रीटमेंट्स जैसे सर्जरी और बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे पर्सन टोटली मुक्त हो सकता है एपिलेप्सी। बहुत दुख की बात है कि लोग मिर्गी के मरीज को आइसोलेट कर देते हैं और मानते हैं उसको पागलपन की बीमारी लग गई है, लगता है कि ये भूत प्रेत की बीमारी है, तो छुआछूत की बीमारी है, तो उसको अलग करते हैं, उससे छूते नहीं हैं, उसके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, स्कूल से हटा देते हैं। ये सब जब करते हैं तो आदमी की मिर्गी तो निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग और दिल में जो नुक्स बैठता है वो जिंदगी भर उसकी कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब करती है। तो मैं ये बहुत विनती से ये कहूंगी कि उसको इंक्लूड करें, उसको इंक्लूसिव तरीके से उसको ले जाएं आगे, उसको सहायता दें कि जब वो प्रॉब्लम है तब उसको हेल्प करें। सिंपैथी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्प की जरूरत है, एम्पैथी की जरूरत है। तो ये बेहतरीन संदेश हमें दे रही थी डॉक्टर जयंती मणि, जो कि इस इलाज करती हैं मिर्गी का, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से जागरूकता की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं आप अलग थलग ना छोड़िए उन्हें, क्योंकि उनका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से जिस तरह से उन्हें बुरा लगेगा, ये जो एहसास होगा, ये भावनाएं हमेशा उनके साथ रह जाएंगी। ये बात है। तो ऐसी भावनाओं के साथ जीना कितना दूभर होता है। अच्छी अच्छी यादें हो तो कितना अच्छा लगता है। जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है, मुझे भी याद है रेडियो का शुल्क 2 रुपए होते थे, पोस्ट ऑफिस में जमा करें, मेरे नाना जी जाया करते थे। तो कितना अच्छा। और हमारे एक और साथी लिखते हैं, मेरी धुंधली पड़ी यादों में मुझे याद आता है जब मैं मामा के गांव जाती थी तो वो खूंटी पर लटका एक छोटा सा यंत्र जो अब मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, युवाणी में बजने वाली धुन जिसने बहुत आकर्षित किया था। रेडियो पर मामा के घर पर सुना पहला गीत आज भी याद है मुझे, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो भाई सुख के सब साथी तो दुख में न कोई, लेकिन सुख और दुख का साथी रहा है रेडियो हमेशा। हाँ, तो इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखा है, कोरोना काल में आप सभी यानी विविध भारती की टीम का खास योगदान रहा, लोगों को हिम्मत और ढाढ़स बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे थे। दीदी उस टाइम मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी तो भी मैं एकदम कम आवाज में रेडियो लगाती थी, कभी किचन में तो कभी बाथरूम में रख लेती थी। फिर 2 महीने बाद तो मेरे नवासे को नींद नहीं आती तो बेटी कहती थी, मम्मी झूले के पास कम आवाज में रेडियो रख दो, ध्रुवी सो जाएगा। और सच वो अपना हूं करके सो जाता था। तो भाई सही बात है। तो रेडियो का सबसे नन्हा दोस्त है हम कह सकते हैं। जी हाँ। जिसे रेडियो सुनने की आदत इतने समय से लग गई, बचपन से ही लग गई है, आगे भी जारी रहेगी। जारी रहेगी। तो इसी तरह से प्यार बना रहना चाहिए। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि वाकई उत्सव सा माहौल चल रहा है, समारोह सब जगह हो रहे हैं। जी। तो फिर गीत पथ हो। पथ में फूल बिछाता जा।
ऐसे ही विचार थे जी सरोजनी नायडू जी के, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक सशक्त महिला क्रांतिकारी के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ। और हम ये नहीं जानते कि सरोजनी नायडू को, ये तो जानते हैं कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है जी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो कविताएं भी रचती थीं। बिल्कुल। तो आज हम उनके साहित्यिक पक्ष की बात करने वाले हैं। उनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1869 को हैदराबाद में, और आज उनकी जन्मतिथि है। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और डॉक्टर थे, और उनकी माता वरद सुंदरी लेखिका थीं और बांग्ला में कविता लिखा करती थीं। और माता पिता की 8 संतानों में से सबसे बड़ी थी सरोजनी नायडू, जो कि माँ की तरह ही एक लेखिका बनी। 13 फरवरी 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू बचपन से ही एक अच्छी विद्यार्थी रही और उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला भाषाओं में अच्छी पकड़ रखती थी। और 12 साल की ही थी तो मैट्रिक में उन्होंने टॉप किया था। पिता को लगा कि अब बेटी उन्हीं की तरह वैज्ञानिक बनेगी या गणित में आगे पढ़ाई करे। भाई आदमी यही चाहता है, पढ़ाई में अच्छी भी थी, लेकिन सरोजनी का मन तो कविताओं में जुड़ चुका था। और ये भी कहा जाता है कि जब वो 13 साल की थी तो गणित की किताब में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक कविता लिख दी थी। और ये देखा जब पिता ने तो उन्हें गर्व हुआ और उन्होंने इसे सभी को दिखाया। और इसके बाद आगे सरोजनी जब पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति पर विदेश चली गई तो वो इंग्लैंड में जब पढ़ रही थी, इस दौरान भी उनका मन कविताओं में रमा हुआ था और पढ़ाई के साथ साथ कविता लेखन भी वो किया करती थी। और वहाँ उनकी मुलाकात कुछ मशहूर कवियत्रियों से हुई, कवियों से हुई, जिन्होंने उन्हें कविताओं में गंभीरता लाने के लिए कुछ सुझाव दिए, कुछ टिप्स दिए। वो अपनी कविताएं अंग्रेजी भाषा में लिखा करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीयता की उसमें जो है झलक दिखाई देती थी, क्योंकि उनका जो है कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो भारत में बसती थी। वो अपनी कविताओं में नारी मुक्ति, देश की अस्मिता की रक्षा आदि की भावना रखती हैं। और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से, और 19 साल की उम्र में कॉलेज खत्म होते तक सरोजनी ने उनसे विवाह भी कर लिया। और उनके पिता ने उनके इस निर्णय का पूरा सहयोग किया और शादी के बाद भी कविता लेखन करती रहीं। इसके साथ ही देश की स्वतंत्रता की क्रांति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। यहाँ से उनकी कविता में कुछ बदलाव भी आया। अब उन्होंने अपनी कविताओं में क्रांति और आज़ादी की बातें भी शामिल की। यही नहीं, वो अपनी कविता के माध्यम से देश में स्वतंत्रता की अलख जगाने का संदेश भी दिया करती थी। वो अपनी रैलियों में अपनी कविता खुद ही गाया करती थी। उनकी मधुर आवाज ने ही उन्हें भारत कोकिला का नाम दिया। और 20 वर्षों तक वो लेखन का कार्य करती रही। उन्हें एक प्रसिद्ध और स्थापित कवियत्री कहा जाने लगा। हालांकि वो हमेशा यही कहा करती थी कि वो कवि नहीं है। वो कहती थी कि उनके पास एक दर्शन है लेकिन आवाज नहीं है। सरोजनी नायडू के लेखन की अगर हम बात करें तो साल 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद में प्रकाशित हुई और इससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। और वही साल 1905 में से लेकर 1917 तक में उनके 3 काव्य संग्रह आए। साल 1905 में पहला काव्य संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सुनहरी दहलीज, जिसकी चर्चा भारत के साथ साथ इंग्लैंड के बड़े अखबारों में भी हुई। और 1912 में उनका दूसरा काव्य संग्रह आया जिसका नाम था बर्ड ऑफ टाइम, समय का पंछी। और 1917 में आया तीसरा कविता संग्रह द ब्रोकन विंग, यानी टूटा पंख। और इसके लंबे अंतराल के बाद उनका अंतिम काव्य संग्रह आया साल 1937 में, जिसका नाम था द शेपर्ड फ्लूट। न सिर्फ कविता बल्कि डायरी लेखन, नाटक, उपन्यास, भाषण आदि विधाओं में भी उन्होंने रचनाएं की हैं। उनकी कुछ कविताएं जो चर्चित रहीं वो हैं द इंडियन लव सॉन्ग्स, द फॉरेस्ट, राम मुराथम, नाइट फॉल सिटी इन हैदराबाद, द फॉरेस्ट आदि। और अगर कुछ पंक्तियों के अनुवाद की बात करें, अगर 2-4 पंक्ति सुनाएं तो द ब्रोकन विंग की जो पंक्ति है, ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुंचूं नियति झरने तक, ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुंचूं नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। वहीं बर्ड ऑफ टाइम की अगर पंक्ति की बात करें, समय के पंछी का उड़ने को सीमित विस्तार, पर लो पंछी तो ये उड़ चला। लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते, लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते, मनुष्य सब हैं बंधु हमारे, जग सारा अपना है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड से ये पंक्ति। और अपने जीवन में साहित्यिक और राजनीतिक रूप से बहुत कुछ प्राप्त करके 2 मार्च 1949 को 70 वर्ष की उम्र में अपनी यादों और आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा देकर विदा हो गई सरोजनी नायडू।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली। वायदे के मुताबिक हम हाजिर हो गए और वायदे के ही मुताबिक जाहिर है कि आज सोमवार है और चित्रलेखा धारावाहिक हम सुनते हैं आज के दिन, लेकिन आज ये आखिरी कड़ी है, तो सुन ले पहले फिर और बातें बताएंगे जी। चित्रलेखा उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की ख्याति किरणों को साहित्य जगत में चारों ओर फैलाने वाला प्रकाश स्तंभ चित्रलेखा। पाप और पुण्य के चक्रवात में फंसी चेतना का संबल चित्रलेखा। उपन्यास चित्रलेखा आज अपने अंतिम चरण पर है। पाप और पुण्य की झंझा में फंसे श्वेतांक और विशाल देव को आज अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त होगा, लेकिन उससे पहले आइए जाने कि बीजगुप्त और चित्रलेखा की कहानी का क्या अंत हुआ। पिछली कड़ी में आत्मग्लानि से विचलित चित्रलेखा बीजगुप्त को केवल एक रात के लिए अपने निवास पर ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। आइए वहीं से पठन आरंभ करें। मैं अपवित्र हूं, पतिता हूं, पापिनी हूं मेरे देवता। चलिए आप मेरे भवन को चलिए, मुझे आप पवित्र कीजिए, अपने शाप की अग्नि में तपाकर आप मुझे पवित्र कीजिए। चलो चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। मैं वचन देती हूं। चित्रलेखा अपने भवन पर पहुंची। उसने बीजगुप्त के शयन का प्रबंध करा दिया। नाथ, तुम शयन करो, कल प्रातःकाल बातें करूंगी। इतना कहकर वो चली गई। प्रातःकाल चित्रलेखा बीजगुप्त के पास आई। चित्रलेखा ने अपनी सारी कथा बीजगुप्त को सुना दी। अब आप समझ सकते हैं स्वामी कि मैं आपके पास क्यों नहीं आई।
आप मुझे क्षमा करें। केवल इतनी सी बात थी? स्वामी, मुझे आप अपना चरणामृत दीजिए। ये क्यों? मैं अपने को पवित्र कर रही हूँ। मेरे स्वामी, मैं अपने मार्ग से विरत हो चुकी हूँ। मैं योगी कुमार गिरि की वासना का साधन बन चुकी हूँ। मैंने अपने शरीर को क्रोध में आकर उसको सौंप दिया है। मैं उस शरीर को पवित्र करना चाहती हूँ। चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो? चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता। फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। नाथ, तो फिर तुम मुझे स्वीकार करो। ये किस प्रकार संभव है? देवी चित्रलेखा, मैं भिखारी हूं। मैं वैभव त्याग चुका हूं। अब ये किस प्रकार संभव है? नाथ, मेरे पास अतुल धनराशि है। मैं तुम्हारी हूं, मेरा धन तुम्हारा है। फिर तुम निर्धन कैसे? फिर तुम अपने को भिखारी क्यों कहते हो? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी धनराशि, ये मेरे काम की नहीं है। मैंने वैभव छोड़ा है उसे अपनाने के लिए नहीं, उसे सदा के लिए छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें भी एक भिखारिणी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। तो फिर ऐसा ही हो। संसार में हम दोनों ही भिखारी बनकर निकल पड़े। प्रेम और केवल प्रेम हमारा आधार हो। मेरे देवता, मैं अपनी संपत्ति आज ही दान किए देती हूं। रात में हम दोनों ही अथाह संसार में प्रेम की नौका पर बैठकर निकल चले। हाँ। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। एक वर्ष बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, वत्स श्वेतांग, तुम्हारा विवाह हो गया और तुम गृहस्थ हो चुके हो। अब मुझे बतला सकते हो कि बीजगुप्त और कुमारगिरी, इन दोनों में कौन व्यक्ति पापी है? महाप्रभु, बीजगुप्त देवता हैं और कुमारगिरी पशु है। वो अपने लिए जीवित है। महाप्रभु, कुमारगिरी पापी है। और वत्स विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा ले ली और तुम योगी हो गए। अब तुम मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त, इन दोनों में से कौन व्यक्ति पापी है? महाप्रभु,
योगी कुमारगिरी अजित हैं और बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वो पापी है। तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों की पाप की धारणाएं भिन्न भिन्न हो गई हैं। तुम लोग जा रहे हो। तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब अपना अंतिम पाठ मुझसे सुनते जाओ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है। वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है। वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वो काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ये मेरा मत है। तुम लोग इससे सहमत हो या न हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूं। जाओ और सुखी रहो। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। श्वेतांक और विशाल देव को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिला और उनके अनुभव की आंखों से हमने भी पाप और पुण्य का सही स्वरूप देखा। भगवती चरण वर्मा ने मानव मन की गुत्थियों को जिस तरह हल किया है, उसे पढ़ना और बार-बार पढ़ना एक आनंद भरा अनुभव रहा। हम ऐसा ही कोई और अनुभव लेकर कभी और उपस्थित होंगे। इस वादे के साथ हमें आज आपसे विदा लेनी है। चित्रलेखा के रेडियो पठन में जिन मुख्य कलाकारों ने स्वर सहयोग दिया, उनके नाम हैं विनोद शर्मा, सुधीर पांडे, कमल शर्मा, दिशी दुग्गल, अमरकांत, सुलक्षणा खत्री, कुमार राम प्रवेश, हरीश मगन, बीनू कलसी, महेश शर्मा, प्रदीप शुक्ल और हरीश भीमानी। इस रेडियो प्रस्तुति को साकार करने में सहायक थे राजेश मलिक और अजय राज कारणे। चित्रलेखा उपन्यास को पठन का यह स्वरूप देने का दायित्व निभा रहे थे लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अपने पाठकों अर्थात श्रोताओं से हम विदा लेते हैं। रेणु बंसल का नमस्कार। मुस्कुरा दूं तो रास्ता भुला दूं,
सा मुस्कुरा दूं। चाहूं जिसे मिटा दूं, चाहूं जिसे मिटा दूं, चाहूं जिसे बना दूं, निगाहें नीचे कर लूं तो दुनिया झुका दूं, जरा सा मुस्कुरा दूं तो रास्ता भुला दूं, निगाहें नीचे कर लूं तो दुनिया झुका दूं, जरा सा मुस्कुरा दूं। तो बुआ जी, मुस्कुराने की तो बहुत सारी वजह हैं। वजह बहुत सारी है, लेकिन मुस्कुराते समय दांत सुंदर दिखाई दें, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन भाई इतनी प्यारी प्यारी बातें जो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हम बराबर मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से बहुत खुश हैं, क्योंकि लिखते हैं कि हम तो रेडियो के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाते, वो भी विविध भारती के बिना हमें तो नहीं जीना। और हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि उनके घर में रेडियो कब आया था। बचपन से रेडियो उनके घर में हमेशा नजर आया और रेडियो से जुड़ना हुआ तो प्रसारण की एक अलग दुनिया से उनकी दोस्ती होगी। आपका रेडियो से कैसा नाता है हमें बताइए, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो भाई हमारा नाता तो जैसा आपका है वैसा ही हमारा भी है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि श्रोताओं की बातों से साफ पता चलता है कि वे विविध भारती को कितना पसंद करते हैं। आज सैकड़ों FM रेडियो चैनल हैं, लेकिन फिर भी नंबर 1 विविध भारती ही है और हमेशा रहेगा। तो भाई ये आपकी वजह से है, हमारी वजह से है, ये पूरा मिला जुला प्रयास है। बिल्कुल। हमारे एक और साथी कहते हैं, रेडियो में जो नई क्रांति आई है वो मुझे बहुत पसंद है। न्यूज़ ऑन AIR पर कहीं भी कभी भी किसी भी समय दिन रात में विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकता हूँ अपने मोबाइल पर, और अपने स्थानीय आकाशवाणी केंद्र और दूसरे प्रदेशों के आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम मैं सुनता हूँ। क्या बात है। तो यूं ही सुनते रहिए, प्यार बनाए रहिए, क्योंकि रेडियो नहीं तो फिर अपना अस्तित्व भी नहीं, ऐसा भी हमारे साथी लिखते हैं। तो ये बात तो भाई दो तरफा है, ये दोनों तरफ बराबर मोहब्बत लगी हुई है, आग लगी हुई है कहते हैं, और बहुत जो प्यार की प्यास है वो है दोनों तरफ बराबर। तो मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। हम तो यही चाहेंगे कि कोई बीमारी हाली हो, कोई भी भ्रांति हो, वो हमारे माध्यम से दूर हो, और आप सब खुश रहें, मनोरंजन होता रहे, और स्वास्थ्य संबंधी बातें भी कुछ कुछ होती रहें। और जब भी हम हंसते मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अगर हंसता मुस्कुराता दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। अरे ये दांत वाला मामला तो स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, ये तो बड़ा चेहरे की खूबसूरती से जुड़ा हुआ है बिटिया। खूबसूरती से जुड़ा हुआ है, और मुस्कुराहट से हम किसी को भी खूबसूरत बन सकते हैं, और खूबसूरत बनाते मुस्कुराहट को चमकते सफेद दांत। और इनको पाना भी आसान नहीं है वैसे। तो ना, पाना तो आसान नहीं है वैसे। तो कहते हैं हल्का पीला वाला जो भी होता है ना, वो मोती के रंग जैसा लगता है। तो एक बात तो ये समझ लो नेहा बिटिया कि 2 रंग के होते हैं दांत, एक तो एकदम सफेद और एक हल्के से कह सकते हैं कि आइवरी कलर जिसको बोलते हैं, सीप का रंग जो होता है, तो वो भी बहुत सुंदर होता है। आप ये ना हमेशा सोचे कि सफेद ही हो, तो वो रंग भी अच्छा होता है, लेकिन जो है मौलिक रूप से उसकी सुंदरता बनी रहे, इसके लिए कम से कम 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथी लोग कह रहे हैं। हाँ जी, 2 बार ब्रश करना चाहिए। सुबह तो हम सभी करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, दातून करते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दांतों में भोजन के कण होते हैं, और हम एक लंबे समय के लिए जब सोते हैं तो वो कण दांतों में फंसे रहते हैं, तो सड़ सकते हैं दांत, या दुर्गंध आ सकती है मुंह की। बिल्कुल। अगर हम मुंह साफ करके सोएं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अक्सर तो ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार आप सुबह भले ही ना करें, लेकिन रात में ब्रश जरूर करें, और ज्यादा मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जब मीठा खाते हैं तो दांतों और मुंह की सफाई तुरंत करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम पानी से ही खूब अच्छी तरीके से कुल्ला कर लेना चाहिए। मतलब पानी को मुंह में भर के और इस तरीके से हिलाना चाहिए कि बिल्कुल स्प्रे हो जाए, सारे दांतों के बीच से सारी गंदगी निकल जाए। और रोज ब्रश तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही में दांतों को अगर चमकाना है तो
तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। इससे मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। तो जिस तरह से दंतमंजन किया जाता है उस तरह से किया जाता है। ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी देर के लिए, ज्यादा घिसना नहीं है मतलब इसे। हाँ, मतलब बस हल्का सा दुर्गंध दूर करने के लिए करके इस्तेमाल करके थूक दें, उसको साफ कर लें मुंह। ऐसे ही घरेलू उपाय जो है, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर इस नमकीन तेल से मसूड़ों की मालिश की जाती है। इसको करें, बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप चाहें तो एक चुटकी हल्दी भी डाल लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और हल्के हल्के हाथों से दांतों में लगाएं और यहाँ तक कि मसूड़ों पर भी लगा के इसकी मालिश कर लें। तो इसका आप निरंतर उपयोग करना चाहिए। वैसे थोड़े दिन के ही उपयोग से दांतों में मजबूती आ जाती है और साफ भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और नीम के दातुन को भी काफी अच्छा माना जाता है दांतों के लिए, तो इसका इस्तेमाल भी अक्सर लोग करते हैं। इसके साथ ही संतरे के छिलके का जो अंदरूनी भाग है उसको भी अगर दांतों में घिसकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो दांतों में चमक आती है। इसी तरह का उपयोग आप कर सकते हैं केले के छिलकों से भी। जी, और संतरे के छिलके के बारे में हमारे साथी ने भी लिखकर ये सुझाव भेजा है। केले के छिलके का भी उपयोग बहुत अच्छा है। नींबू का भी जो छिलका है उसको भी आप हल्का सा नमक लगाकर दांतों में इसे मसाज कर लें तो और फिर उसके बाद साफ कर लें। बहुत देर तक लगा ना रहने दें कि नहीं तो दांत खट्टा हो जाएगा। और साथ ही जामुन, नींबू, पुदीना, गिलोय ऐसी जो चीजें हैं वो दांतों की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, तो उनका सेवन कीजिए अच्छी तरह से। जी, ऐसे ही हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि चबाने वाली जो चीजें होती हैं उनको जरूर खाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा चबाना पड़े, ताकि मसूड़ों और दांत की जो एक्सरसाइज हो जाती है उनको भी व्यायाम की आवश्यकता होती है ना। और इसके संग संग गीत अगर आप सुनते रहेंगे तो जो चमक है उसमें और ज्यादा चमक आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको हो या ना भी हो तो भी समय समय पर दांतों के डॉक्टर से मिलते रहें, उन्हें दिखाते रहें दांत। अच्छा। ताकि आगे कोई समस्या ना आए। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
तो झुमका तो गिरा बरेली के बाजार में, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक समय था जब रेडियो मनोरंजन का एकमात्र निशानी हुआ करती थी। समाचार और गीतों का समय तो तय हुआ करता था, और हाँ, इसे बच्चों से दूर रखा जाता था मानो उनके छूते ही बम फटने वाला हो। पर बच्चे भी बाज नहीं आते थे, वो धीरे से स्टेशन को खसका दिया करते और बड़ों का गुस्सा देखने लायक हुआ करता था। पहले 2 ही बैंड हुआ करता था, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव। मीडियम वेव पकड़ना तो आसान होता था, पर शॉर्ट वेव तो पूछिए मत, कम जगह में मुश्किल हुआ करता था। ये बात तो है। और ये हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि सभी ने सब बातें लिख ली हैं, लेकिन ये लिख रहे हैं कि हम प्रोग्राम सुनते रहते हैं, रात को बहुत बार रेडियो स्वप्न में पुराने दिखाई देते रहते हैं। पिछले महीने किसी दोस्त के साथ स्वप्न में मुंबई चला गया था, तो वहां पर मैंने कमल शर्मा जी को देखा था और उनके पास ही थोड़ी दूर पर रेडियो की दुकानें देखी थी। तो वहाँ रेडियो ठीक करने वाले बैठे थे, बहुत सारे पुराने रेडियो दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि कभी रेडियो खराब हो जाने पर मुंबई में ही इन दुकानों पर ही ठीक कराएंगे। तो कभी अगर सपने में उनका रेडियो खराब हो जाए तो इन दुकानें चले आइएगा, उसे सुधरवा सकते हैं। वैसे विश्व रेडियो दिवस है और रेडियो से जुड़ी इतनी सारी यादें हमारे साथी सभी हमसे साझा कर रहे हैं, तो लेकिन अब बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब समय जो है वो कहता है कि बस अपना सामान रेडियो का भी ये बात है कि समय का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं, जी हाँ, अपना रेडियो उठाते हैं और चलते हैं। तो दीजिए इजाजत नेहा शर्मा और प्यारी बुआ को, और स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।